हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक वर्मा और जैन ग्रुप सब कॉलेजेस स्वागत करते हैं आपका डीएलएड के इस पाठ्यक्रम में। तो जी हां स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर यानी कि प्रथम वर्ष का जो विषय है पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा का इकाई 2 लेकर आए हैं। जी हां, इसके पहले हम इकाई 1 के सभी वीडियोस बना चुके हैं और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं इकाई 2 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित। जी हां, हम जानेंगे कि कौन से नंबर के प्रश्न आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, कौन से इसमें महत्वपूर्ण है, उनका उत्तर कैसे लिखना है, ये सारी बातें हम जानने वाले हैं। तो अंत तक जरूर बने रहिए वीडियो के। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं कि मैं आपको बता दूं क्लियरली कि भाई यहां पर 5 अंकों का एक प्रश्न आता है। जी हां, इस पाठ से इकाई नंबर 2 से 5 अंक का एक प्रश्न आता है, 4 अंक के 2 प्रश्न आते हैं, 3 अंक का एक प्रश्न आता है और एक अंक के 4 प्रश्न आते हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज आते हैं। टोटल आते हैं इस प्रकार से आपको यहां पर 1 2 3 और ये 4 और ये 8, यानी 8 प्रश्न आएंगे। 4 प्रश्न तो एमसीक्यूज होंगे, आपको वस्तुनिष्ठ को छोड़ दीजिए, यानी कम से कम यहाँ पे 4 प्रश्न आने वाले हैं बड़े नंबर के। 5 नंबर का 1, 4 नंबर के 2 आने वाले हैं, तो 4 नंबर के लिए। और ये प्रश्न जो है आपके सामने जो नजर आ रहा है, प्रारंभिक वर्ष में साक्षरता एवं अंक ज्ञान के चरण लिखिए, ये प्रश्न पिछले साल 4 नंबर के लिए पूछा जा चुका है। जी हाँ, 4 मार्क्स के लिए ये प्रश्न पूछा जा चुका है और इस वर्ष भी इसकी बहुत संभावना है कि ये पूछा जाएगा, क्योंकि हर प्रश्न पत्र में से 20 से 25% पद के जो प्रश्न होते हैं वो दोहराए जाते हैं, रिपीट होते हैं, तो आपको ये भी पढ़ना है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, प्रारंभिक वर्ष में साक्षरता एवं अंक ज्ञान के चरण लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 प्रश्नों को मैंने एक साथ मिलाकर बताया आपको। प्रारंभिक वर्ष में साक्षरता कैसे सिखाते हैं, प्रारंभिक वर्ष में अंक ज्ञान कैसे सिखाते हैं, तो 2 प्रश्नों को समावेश करके मैंने आपको यहां पर बताया है कैसे उन्हें लिखना है, किस प्रकार से उनका उत्तर होता है। तो देखिए, छोटे बालकों को प्रारंभिक वर्ष बोला है मतलब बचपन वाला, ठीक है, बाल्यावस्था वाला विषय हमारा वही है पूर्व बाल्यावस्था, तो बचपन वाले की बात हो रही है। तो छोटे बालकों को 1 से 10 तक की अंक ज्ञान के लिए कई प्रकार की सामग्रियों की सहायता एवं चरणबद्ध तरीके से सिखाया जाता है। जी हाँ, अगर बच्चों को अंक ज्ञान सिखाना है तो स्टेप बाय स्टेप एक चरण करके सिखाना होगा, पहले दूसरा चरण, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, इस प्रकार से। और लिखना सिखाना है तो भी वो भी चरणबद्ध तरीके से होगा। लिखना भी अचानक से नहीं सीख सकना, लंबे लंबे वाक्य नहीं, पहले वो लाइनें, आड़ी तिरछी लाइनें बनाना सीखेंगे, फिर वो जाके अक्षर बनाना सीखेंगे, फिर उन अक्षर को दोहराएंगे, फिर शब्द रचना सीखेंगे, फिर वाक्य रचना सीखेंगे और उसी प्रकार से पूरा अभ्यास करेंगे, फिर है ना, तो बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। तो ये होती है साक्षरता सिखाने की। फिर इसी प्रकार से होता है अंक सिखाना, कि पहले अंकों को देखो, सुनो, उन्हें दोहराओ, फिर उनकी नकल करो और फिर कई अंकों को जोड़कर नए अंकों की रचना करो। जैसे 1 और 2 को जोड़ा तो 12 बन जाता है, उसी प्रकार से इसी प्रकार से सिखाया जाता है बच्चों को। तो ये बच्चों को कैसे ही साक्षरता और अंक ज्ञान देना है, यही हमारा क्या है, टॉपिक है, इसी के ऊपर हमें लिखना है। इसके ऊपर निबंध लिखने भी आ सकता है और इस प्रश्न की मदद से आप कई और प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। जैसे अगर पूछा कि जो बालक है उसका संज्ञात्मक, उसका भावनात्मक, रचनात्मक इस तरह का विकास करना है, उसे लेखन विधि सिखानी है, तो कैसे सिखाएंगे, तो यही मेथड है, यही पद्धति है, यही चरणबद्ध तरीके से सिखाना है। तो चलिए हम जान लेते हैं हमारा प्रश्न, प्रारंभिक वर्ष में साक्षरता एवं अंक ज्ञान के चरण लिखिए। तो इसका उत्तर कैसे लिखना है कि भाई प्रारंभिक वर्ष में छोटे बालकों को सिखाने के लिए कई प्रकार की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है ना। अध्ययन सामग्री, अधिगम सामग्री लगाई जाती है बहुत सारी, और उन्हें कई बार ओरली सिखाया जाता है, तो कई बार लिखवा कर सिखाया जाता है, कई बार चित्रों की सहायता से, कई बार वस्तुओं की सहायता से उन्हें सब कुछ सिखाया जाता है। तो यही हम बात करने वाले हैं। छोटे बालकों को 1 से 10 तक की अंक ज्ञान के लिए कई प्रकार की सामग्रियों की सहायता एवं चरणबद्ध तरीके से सिखाया जाता है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं साक्षरता ज्ञान की, कि भाई साक्षरता ज्ञान कैसे सिखाया जाएगा। तो साक्षरता ज्ञान की जो चरण है, देखिए यहाँ पर 4 हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था। याद करना मुश्किल नहीं है क्योंकि 1 2 3 4 है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ है, बहुत आसान है। ठीक है, तो प्रथम अवस्था भाई लिखने की तैयारी होती है, प्रथम अवस्था में लिखने की तैयारी। अब इसमें क्या, बच्चों को लिखना नहीं सिखाएंगे, इसमें बच्चों को आड़ी तिरछी लाइनें बना सिखाते हैं, क्योंकि ये सीधी लाइन होती है, ये तिरछी लाइन होती है, मात्राएं कैसी देनी है, इसको गोला कहते हैं। तो इस प्रकार की चीजें सिखाना ये होता है प्रथम अवस्था। ठीक है, जब बच्चा इन चीजों को सीख जाता है तब जाते हैं द्वितीय अवस्था पर, और वहां पर उसे अक्षर रचना करना सिखाया जाता है, जैसे क बनाओ, ख बनाओ, इस प्रकार की चीजें उसे सिखाई जाती हैं। ये होती है द्वितीय अवस्था में। ठीक है, पहले अवस्था में सिर्फ और सिर्फ आड़ी तिरछी लाइनें सिखाई जाती हैं, ताकि वो क्या करे, उसके हाथ जो है बैठ जाए और वो कई प्रकार के अलग अलग प्रकार की जो शब्द होंगे उनकी रचना कर पाए। दूसरे में क्या होता है, अक्षर रचना, अक्षर, जी हाँ, उसे अक्षर सिखाए जाएंगे। दैट मीन्स क बनाकर दिखाओ, ख बनाकर दिखाओ। अक्सर टीचर सिखाते हैं, बचपन में देखेंगे आप, तो ऐसे सिखाते हैं, बेटा ऐसे ऐसे बनाओगे, 2 गोला बना दो तो
8 बन जाएगा ना, ऐसा सिखाया जाता है। तो ये अक्षर ज्ञान कराने का तरीका है। अब उसको ऐसा सिखाएंगे तो मुश्किल जाएगा बच्चे को, लेकिन बच्चे को बोलेंगे ऐसे 2 गोला बना दो चिपका के तो 8 हो जाएगा, तो सीख जाता है। तो इस प्रकार से अक्षर रचना जो है बच्चों को सिखाई जाती है, ठीक है। तो ये द्वितीय अवस्था में होता है। अब बढ़ते हैं हम तीसरी अवस्था की ओर। तीसरा अवस्था जो है वो है शब्द एवं वाक्य रचना। जी हाँ, अक्षरों को मिला के शब्द बनाओ, ये सिखाया जाएगा। बट क म ल कमल, है ना, ऐसे सिखाते हैं बच्चों को। कुछ इसी प्रकार से ऐसे लिखवाते हैं, क लिखो, फिर म लिखो, फिर ल लिखो, ऐसे लिखो, फिर क्या बन जाएगा, ये कमल बन जाएगा। तो इस प्रकार के उदाहरण सहित इसी प्रकार से लिखते हैं। आपको भी जब ये लिखेंगे आप अक्षर रचना द्वितीय अवस्था, तो उसमें इसी प्रकार के उदाहरण देते जाना। आपको अपने मन से भी देंगे, कोई गलत नहीं दे सकता, कुछ नहीं है। आप खुद शिक्षक बनने वाले हो, तो हम सभी शिक्षक बनने वाले हैं। तो हम जो है, मैं शिक्षक हूं तो मैं भी आपको किस प्रकार से उदाहरण देकर समझा रहा हूं। तो मैं शिक्षक हूं तो मैं अपनी मर्जी से समझा रहा हूं आपको। तो आप शिक्षक बनोगे तो आपको भी अपनी मर्जी से उदाहरण देने हैं, ठीक है। तो आपके मन में जो उदाहरण आता है कि आप बच्चों को इस उदाहरण से आसानी से समझा पाओगे, तो वही उदाहरण लिख देना भाई। वही उदाहरण यहाँ लिखते भी जाना, तो आपको उत्तर बड़ा भी दिखेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं तृतीय अवस्था की ओर। वही तृतीय अवस्था शब्द एवं वाक्य रचना। वाक्य रचना है, कमल खिलता है, वह जाता है। इस प्रकार के उदाहरण देते हुए, इस प्रकार की उदाहरण के साथ साथ वाक्यों का रचना की जा सकती है। तो तृतीय अवस्था में होता है। प्रथम अवस्था में लिखने की तैयारी, द्वितीय अवस्था में अक्षर रचना, तृतीय अवस्था में शब्द एवं वाक्य रचना, और चतुर्थ अवस्था में सीखे गई चीजों को दोहराना एकदम, यानी कि अभ्यास एवं आदर्श लेखन। शुद्ध हैंड राइटिंग में लिखना एकदम, है ना, शुद्ध लेखन, अभ्यास एवं आदर्श लेखन। अभ्यास में कई सारे वाक्य कुछ भी दिया जाता है शिक्षक के द्वारा, तो उसे छात्र लिखते हैं अपने कॉपी में, ठीक है, नकल करते हुए, ठीक। तो ये प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था। तो 4 अवस्थाओं में जो साक्षरता है सीखी जा सकती है, यानी लिखना पढ़ना 4 इसमें आता है। 4 स्टेजेस में, 4 चरणों में सीखा जा सकता है। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था और चतुर्थ अवस्था। पहले प्रथम अवस्था में लिखने की तैयारी की जाती है, लिखना नहीं सिखाया जाता। द्वितीय में अक्षर रचना सिखाई जाती है, तृतीय में शब्द एवं वाक्य रचना सिखाई जाती है, चतुर्थ में लिखी गई चीजों को अभ्यास करना, आदर्श लेखन सिखाया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा साक्षरता ज्ञान की, भाई पढ़ना लिखना कैसे सीखेंगे, साक्षर कैसे बनेंगे। अब बात करते हैं अंक ज्ञान की। अंक ज्ञान कैसे सीखा जाएगा। जी हाँ, अंकों का ज्ञान कैसे आएगा, 1 2 3 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा, ये कैसे ज्ञान आएगा। तो ये ज्ञान हासिल किया जाएगा, ये भी चरणबद्ध तरीकों से। जी हाँ, ये भी चरणबद्ध तरीकों से। प्रथम तरीका यह होगा कि देखना और सुनना। प्रथम दृष्टया में शिक्षक क्या करते हैं, छात्रों को डायरेक्टली ऐसा बोलते नहीं है, तुरंत नहीं बोलेंगे कि ऐसा 1 बनाओ, इसे 1 बोलते हैं। वो पहले बोलेंगे 1 गिनती के लिए। छोटे बच्चों को भी तो हम घर पर सिखाते हैं 1 2 3 4 ऐसे। तो इस प्रकार से पहले उन्हें दिखाया जाएगा कि इसको 1 बोलते हैं, उंगली रखो बताओ, इसको बोलते हैं 2 बोलते हैं, उंगली रखो बताओ, या फिर उसको दोहराओ मेरे साथ, ठीक है ना। टीचर उसे ओरली बताता है, तो छात्र उसको सुनते हैं। पहले तो छात्र उन्हें सुनते हैं 1 2, फिर उसको दोहराते हैं। जैसे मैंने बोला छोटे बच्चों को सिखाना है तो उनको कैसे बोलेंगे, 1 बोलो बेटा 1, तो बोलेगा 1, पहले सुनेगा फिर बोलेगा। तो प्रथम अवस्था कौन सी है भाई इसमें अंक ज्ञान की, कि पहले देखना या फिर सुनेगा, ठीक है, वो देखेगा अंकों को या फिर सुनेगा। उसके बाद आती है द्वितीय अवस्था। द्वितीय चरण होता है वो होता है दोहराना, यानी कि देखी गई या फिर सुनी गई चीज को दोहराना, वो क्या कहलाएगा, द्वितीय चरण आएगा। इसमें भी आप उदाहरण दे देना, बालक को हम बोलेंगे 2 2 3 बोलो, तो वो गिनेगा इस प्रकार से और उसको फिर क्या करेगा, वो दोहरा देगा, ठीक है। तृतीय अवस्था होती है नकल कर लिखना। जी हाँ, शिक्षक क्या करते हैं, ऐसे लिखने के लिए देते हैं 1 2 3 और बोलते हैं कि नीचे लिखो, वैसे दोहराओ। तो छात्र 1 1 1 ऐसे बनाते हैं, दोहराते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। देखा होगा आपने, छोटे बच्चे ऐसे ही तो करते हैं, छोटे बच्चे ना ऐसे बनाते हैं, आड़े टेढ़े कुछ ऐसे। तो ये होता है क्या करना, तीसरी अवस्था होती है नकल कर सिखाना चाहिए, जो दिया गया है उसको भाई नकल करके लिखो, ये तृतीय अवस्था होती है। फिर बढ़ते हैं हमारे चौथे और चतुर्थ अवस्था पर। तो चतुर्थ अवस्था यह है अंक की रचना करना, अंक रचना करना। जब अगर बालक को 1 2 3 आ गया तो उसको पता है कि उसको 10 बनाने के लिए 1 और 0 मिलाना है, 11 बनाने के लिए 1 और 1 मिलाना है, 12 बनाने के लिए 1 और 2 मिलाना है, 13 के लिए 1 और 3 मिलाना है ना। तो 1 रहेगा यहाँ पे 4, 1 रहेगा, 1 ऐसे रहेंगे 5, 1 ऐसे तो जोड़ते चले जाएंगे। तो ये जो पद्धति है ये चतुर्थ चरण में आती है और अंकों की रचना यहीं पर करवाई जाती है। तो इन 4 अवस्थाओं में, इन 4 चरणों में क्या कर सकते हैं, अंक रचना हम छात्रों को सिखा सकते हैं, और वो भी कब, प्रारंभिक वर्ष में, ठीक है। प्रथम में देखना सुनना, द्वितीय में दोहराना, तीसरे में नकल कर लिखना और चौथे में अंक की रचना करना। ये 4 अवस्थाओं में क्या किया जा सकता है, अंक ज्ञान करवाया जा सकता है छात्रों को प्रारंभिक वर्ष में। और मैं साक्षरता ज्ञान तो आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो ये दोनों आपस में संबंधित है, एक जैसे ही हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है और लिखना है। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रारंभिक वर्ष में साक्षरता एवं अंक ज्ञान के चरण लिखिए। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले उत्तर की ओर।
तो स्टूडेंट चलिए अब हम जान लेते हैं हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न में हम 2 प्रश्नों के जवाब लिखेंगे। जी हाँ, आप यहाँ पर 2 प्रश्न देख पर आ गए, मैं आपको दोनों बताता हूं कौन कौन से होंगे। पहला प्रश्न तो यहाँ पर पढ़िए भाई कि प्रारंभिक बचपन में अधिगम को सरल बनाने हेतु खेल एवं गतिविधियों पर आधारित शिक्षा का क्या महत्व है। कहने का अर्थ यह है कि जो स्टार्टिंग का एजुकेशन होता है, प्रारंभिक बचपन में जो शिक्षा दी जाती है, उस सीखने की कंडीशन को, यानी बच्चा आसानी से सीख पाए, अधिगम मतलब सीखना, बच्चा आसानी से सीख पाए, इस बात को सरल बनाने के लिए खेल एवं दूसरी गतिविधियों पर कैसे शिक्षा बनाई जा सकती है। यानी हम बच्चों को किताब रटा तो नहीं सकते, हम बच्चों को सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ा सकते, हम उन्हें पाठ याद नहीं करवा सकते, हम उन्हें खेल खेल में सिखा सकते हैं, हम उन्हें रोचक जानकारियां देख के चित्रों के माध्यम से, चलचित्र वीडियो के माध्यम से सिखा सकते हैं। तो यही बात यहाँ पूछी गई, इसका महत्व क्या है। पहली बात तो ये कि आपको इसका उत्तर जरूरी नहीं कि आपको रटना है, या जो मैं आपको लिखवा रहा हूं बिल्कुल वैसे ही रट लेना है, वो आपको अपनी समझ से भी लिखना है, क्योंकि आप खुद शिक्षक बनने वाले हो तो आप समझ सकते हो। मुझे कोई भी प्रश्न का उत्तर मैं आपको कैसे सिखाता हूं, ये मैं शिक्षक हूं तो मैं खुद स्वयं निर्धारित करता हूं, डिसाइड करता हूं। तो आपको भी इस प्रश्न का उत्तर अपनी भाषा से, अपने ज्ञान से लिखना पड़ेगा। बस मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूं कि लिखना क्या है। ठीक है, देखो अगर आपसे कोई पूछे कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको खेल खेल में अगर सिखाना है, वो आसानी से सीख जाए बिना किताबें रटे, बिना प्रश्न उत्तर लिखे ढेर सारा, तो फिर लोग कैसे सिखाएंगे आप उनको। तो सोचिए, दिमाग में आइए, वही बात तो मैं करने जा रहे हैं। तो देखिए ये प्रश्न भी आ चुका है। जी हाँ, 3 नंबर के लिए आ चुका है, और थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा था, डायरेक्टली नहीं पूछा था। उसमें कैसा पूछा था कि बालक के समग्र विकास के लिए आप क्या उपाय करेंगे, समग्र विकास के लिए कौन सी चीजें आवश्यक है वो लिखिए। ठीक है, तो यही बात यहाँ पूछता है, हमको बहुत ज्यादा नॉर्मल या अलग से नहीं पूछना है, यही से में कर देना। ठीक है, तो देखिए प्रारंभिक बचपन में अधिगम को सरल बनाने हेतु खेल एवं गतिविधियों पर आधारित शिक्षा का क्या महत्व है। ठीक, सवाल यह है कि प्रारंभिक बचपन में अधिगम सीखना, इस बात को आसान बनाना है, बच्चे आसानी से सीख पाएं, कैसे, खेल और दूसरी एक्टिविटी, दूसरी गतिविधियों के माध्यम से। तो कैसे होगा, चलिए बताइए वही। तो यहां पर बताया जाए, देखो बाल्यकाल बालक के जीवन की आधारशिला है। डायरेक्ट उत्तर नहीं लिखना है, डायरेक्ट उपाय मत लिख दीजिए, पहले थोड़ा सा थ्योरी लिखिए। बाल्यकाल बालक के जीवन की आधारशिला है। ठीक है, वो उसका बेस है, किसी भी स्टूडेंट का जो बाल्यकाल होता है बेस है, जैसा वो बचपन रहेगा वैसा ही आगे पूरी लाइफ उसकी डिसाइड होगी। तो अतः बाल विकास के सभी पक्षों की विशेषताओं को ध्यान रखना चाहिए। तो बालक जब विकास करता है, यानी कि डेवलप करता है, सीखता है, तो हर चीज ध्यान रखना पड़ेगा। उसे पढ़ाई का बहुत प्रेशर भी नहीं देना है, लेकिन उसे खुली छूट भी नहीं देनी है। तो ये हम कैसे सिखाएंगे, तो यही बात यहाँ करनी है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले भाषा के ज्ञान पर बल देना है। बच्चों अगर हम भाषा सिखा देंगे, जैसे मान लो हम उसे कितना भी रटवाना सिखाएं वो नहीं रटेगा, लेकिन अगर उसे भाषा सिखा दे तो अपने आप पढ़ लेगा छात्र। तो ये बहुत पहली और सबसे जरूरी चीज ये है कि उसकी भाषा पर बल दिया जाए, उसकी भाषा को शुद्ध किया जाए, उसकी भाषा को अच्छा बनाया जाए। ये सभी आप जानते हो। ठीक है, शब्दों का शुद्ध उच्चारण करे, वाक्य स्पष्ट बोले, तो उसके भाषा पर लिखना बोलना इस पर खास बल देना चाहिए। तो इससे क्या पड़ेगा, बालक का विकास हो सकता है। और ऐसे नहीं कि उसे होमवर्क देना है, कैसे, क्लास में ही क्या करो, एक टीम बना लो, क्लास में टीम बना लो और बालकों को बोलो कि आपस में सब एक दूसरे का इंट्रोडक्शन, एक दूसरे का नाम पूछेंगे या कोई रोल प्ले करेंगे, है ना। आप देखते हो इससे नाटक जैसा कुछ, तो वो सिस्टम करेंगे तो एक दूसरे से बोलना सीखेंगे, तो वही भाषा का विकास हो जाएगा। ठीक है, ये उदाहरण आप लिख सकते हो, आप यहाँ लिखिएगा, कोई गलत नहीं देगा। ठीक है, पाठ्य विषय व शिक्षण विधि में परिवर्तन। जी हाँ, पाठ्य विषय यानी जो पढ़ाई हो रही है और जो शिक्षण का तरीका है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। पुराने तौर तरीके से नहीं पढ़ाना चाहिए। पुराने जमाने के जो टीचर्स होते हैं आप देखेंगे आएंगे, बस धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा ऐसा करो, वैसा ऐसा करो, बस हो गया। तो इस प्रकार से नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चों में थोड़ा सा इंटरेस्ट, हंसी मजाक के साथ, उनके तुरंत के तुरंत डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज होती हैं, एग्जाम्पल देकर कि ये अपने साथ ऐसा होता है, याद करो, ऐसा करते हैं अपन, तो इस प्रकार की चीजें उन्हें याद दिलाओ, ऐसा पढ़ाओ कि वो क्या कर सके, अपने आप को उससे संबंधित कर सके, जोड़ पाए, तो वो आसानी से याद रख पाएंगे, भूलेंगे कभी नहीं। ठीक है, और तीसरा जिज्ञासा की संतुष्टि। और छात्रों के मन में क्या होता है, बहुत डाउट्स होते हैं, बहुत सारी जिज्ञासा होती है। अभी हमने थोड़ा सा पढ़ाया कि पूछते सर ये कैसे होता है, सर वो कैसे होता है, तो इस प्रकार की चीजें बच्चों के मन में बहुत होती है। तो हमें जो शिक्षक होते हैं, हमें क्या करना चाहिए, उस छात्र की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना। बच्चा जो पूछ रहा है उसके उत्तर दो, उसका उत्तर उसके मन को शांति करने की पूरी कोशिश करो। चौथा, उपयुक्त विषयों का चुनाव। जी हाँ, उपयुक्त विषय यानी कि एक सही ढंग का सब्जेक्ट चुनना चाहिए बच्चों को। ऐसा नहीं कि अभी बच्चा पहले ही दूसरी क्लास में बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट, उसको इतिहास भूगोल ये पढ़ा रहे हैं, नहीं, ये नहीं कर सकते हम। बच्चे को अभी उपयुक्त विषय, उसे हम ड्राइंग पढ़ा सकते हैं, उसे म्यूजिक सिखा सकते हैं, है ना, उसे जीके जनरल नॉलेज पढ़ा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें, कहानियों की पुस्तक हो सकती है, ये हम उसे पढ़ा सकते हैं। तो उपयुक्त विषय रहेगा तो इंटरेस्ट के साथ बच्चा पढ़ेगा और सीखेगा। पांचवा,
रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था। जी हाँ, हम रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे शिक्षक को अगर खेल खेल के माध्यम से कुछ समझाना है छात्र को, किसी गेम के माध्यम से समझाना, जैसे मान लो ज्योग्राफी पढ़ा रहे, मान लो हमें पढ़ाना है, ज्योग्राफी नहीं, हम पर्यावरण विषय पढ़ा रहे हैं और बच्चों को पढ़ाना है कि पृथ्वी गोल है, गोल भी है लेकिन स्फीयर जैसी गोल है। तो कैसे सिखाएंगे हम बच्चे को? बोर्ड पे ऐसा बनाएंगे तो भाई गोल ही बनेगा, सिर्फ गोला दिखेगा, सर्कल। लेकिन फिर जब उनको गेंद लाकर दिखाएंगे, गेंद, तो देखो बच्चों ये गेंद है, तो पृथ्वी ऐसी है, गोल नहीं है, पृथ्वी ऐसी है, स्फीयर है ना। तो ये बात उनको हम समझाएंगे कैसे? सामग्री की मदद से। इसीलिए रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था होनी चाहिए। जो भी शिक्षक अगर अलग ढंग से पढ़ाना चाहता है तो उस शिक्षक के पास सामान नहीं होता पढ़ाने का, इस वजह से पढ़ाने में नाकाम होता है अच्छा शिक्षक। तो इसीलिए उसके लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि वो अच्छे रचनात्मक कार्यों के लिए बढ़िया से सामग्री हो पढ़ाने के लिए, वो जरूर चाहिए होती है। फिर रोचक विषय सामग्री। जी हाँ, रोचक विषय सामग्री हो, यानी जो भी सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो। किताबों में अगर मान लो सिर्फ लाइन बाय लाइन लिखा हो, सिर्फ शब्द लिखे हो, वाक्य लिखे हो, तो बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन उसमें कार्टून बना हो, उसमें कोई पहेली हो और कलरफुल चीजें लिखी हो, तो बच्चे को बहुत इंटरेस्ट आता है, पढ़ने में जरूर पढ़ते हैं। तो इसलिए जो विषय बनेगा वो रचनात्मक होना चाहिए, जिससे रोचक होना चाहिए, ताकि बच्चे क्या करें, बहुत इंटरेस्ट से उसमें पढ़े, रुचि लेकर पढ़ें। ठीक। और छठवां सातवां है सामूहिक प्रवृत्ति। बच्चों में सामूहिक यानी एक ग्रुप बनाकर एक सामूहिक गतिविधि जरूर करानी चाहिए, ताकि बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आपसी परस्पर सहयोग के माध्यम से लिखना, पढ़ना, काम करना सीख पाए। क्योंकि आगे चल के हमें समाज में क्या करना है, सामूहिक तरीके से तो रहना है, परिवार में पूरे परिवार को लेकर चलना है। यदि आप मान लीजिए किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको पूरी कंपनी के मैनेजर, जो वर्कर्स हैं, उनको लेकर चलना है, यानी आपको कहीं ना कहीं लीडर, मुखिया बनना है। तो कहीं ना कहीं आप दूसरों को साथ लेकर चलेंगे, उनके साथ मिलजुल कर रहेंगे, तो ही आप क्या कर पाएंगे, सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो बालकों में भी ये प्रवृत्ति बचपन से ही डालनी चाहिए, ताकि वो सामूहिक प्रवृत्ति को बचपन से ही सीख पाए। तो ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर कि प्रारंभिक बचपन में अधिगम को सरल बनाने होते कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो ये हमारा प्रश्न था, ये उसका उत्तर है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलिए बिना समय गवाए हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला जो विशेष प्रश्न है वो है बाल्यावस्था की विशेषताएं। जी हाँ, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाल्यावस्था की क्या विशेषताएं होती हैं। सर्वप्रथम आप ये जान लीजिए कि बाल्यावस्था क्या होती है। आयु 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु को बाल्यावस्था कहते हैं, और 6 वर्ष के पहले को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, तो आप ये जान लीजिएगा पहले, क्योंकि हो सकता है ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यूज में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछ दे। तो आपको ध्यान के रखना है कि बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष की आयु तक को माना जाता है। जी हाँ, 6 से 12 वर्ष तक की आयु को बाल्यावस्था मानते हैं, और 6 से पहले तक की को किसको कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। उसके पूर्व है, पहले है, इसलिए पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, बड़ा आसान है। तो पूर्व बाल्यावस्था 0 से लेके 5-6 वर्ष तक, और 6 से 12 वर्ष तक की आयु को बाल्यावस्था कहा जाता है। तो इस अवस्था में कई प्रकार की खासियतें होती है बालकों में। इस प्रकार के जो बालक होते हैं, 6 से 12 वर्ष के आयु के जो बालक होते हैं, उनमें कई गुण होते हैं और कुछ कुछ अवगुण भी होते हैं। तो उन्हीं की हम बात करने वाले, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो बाल्यावस्था की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है, ध्यान में रखिएगा, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न कई उत्तरों को लिखने में मदद भी करेगा, साथ ही साथ ऐसा सवाल डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इसके पहले ओल्ड पैटर्न में सवाल पूछा जा चुका है, न्यू पैटर्न में भी हो सकता है कि पूछ दे इस बार सवाल। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न के उत्तर की तरफ। बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष की आयु तक माना जाता है, क्लियर है। दूसरा कि बाल्यावस्था की कुछ मुख्य विशेषताएं जो है निम्नलिखित दी गई हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं, एक एक करके मैं समझाता हूं। पहला, सामाजिक गुणों का विकास। जी हाँ, सामाजिक गुणों का, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, सहयोग की भावना रखना, है ना, कार्यों में मदद करना, सामाजिक सेवाएं करना, इस प्रकार के जो कार्य हैं बालक के अंदर आते हैं। वो जो गुण होते हैं इसी समय में विकास होता है उनका। ठीक है, दूसरों की मदद करना, मिलजुल कर रहना। अब क्यों, क्योंकि बालक जो है स्कूल जाता है, विद्यालय में जाता है, तो वहां पर पूरी कक्षा के साथ, अपने मित्रों के साथ, सबके साथ उठता, बैठता, पढ़ता, खेलता, खाता है। तो उसे बहुत सारे जो गुण हैं, सामाजिक गुण जो हैं, समाज में रहने के लिए, उन्हीं का विकास इस चरण में हो जाता है। ठीक है, तो पहला सामाजिक गुणों का विकास होता है। क्यों, तो आपको थ्योरी में लिख देना जो मैंने अभी बताया। दूसरा, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। जी हाँ, मानसिक योग्यताएं जो होती हैं कि कौशल, ईमानदारी, और उसके अंदर जो भी चीजें होंगी, जैसे कि उसके अंदर जो जो गुण होगा, टैलेंट होगा, वो बाहर आएंगे। यानी अगर वो कला अच्छी करता है तो वो गुण यहां नजर आएगा। यदि वो लिखना, उसकी हैंडराइटिंग जो है बहुत ही सुंदर है, तो वो सामने आएगी। तो जो भी मानसिक योग्यताएं हैं, सोचने समझने की शक्ति, सामने वाले की बात को अच्छे से समझ पाना और उसका जवाब दे पाना सही, इस प्रकार की जो मानसिक बुद्धि है, योग्यताएं हैं, वो बढ़ती हैं इसी उम्र में। बच्चा बहुत जल्दी सीखता है इस उम्र में। तीसरा, संग्रह करने की प्रवृत्ति। जी हाँ, ये प्रवृत्ति बहुत ही आम देखी गई है बालक और बालिकाओं में। जी हाँ, जो भी बालक और बालिकाएं होती हैं उनमें संग्रह करने की प्रवृत्ति बहुत होती है। खासकर बालकों में देखेंगे तो आपको कांच के टुकड़े या फिर जो मार्बल्स होता है, जिसे कंचा कहते हैं, वो इकट्ठा करना, पत्थर के
टुकड़े यानी कुछ खास चीजें, कार्ड्स वगैरह, टिकट वगैरह इकट्ठा करना बालकों में पाया जाता है, जबकि वही बालिकाओं में चित्र या फिर खिलौने ये सब इकट्ठा करना देखा जाता है। तो बालक बालिकाओं में संग्रह करने की प्रवृत्ति बहुत होती है। कोई भी चीज मिल जाएगी तो उसे उठा लेंगे और रख लेंगे, है ना। तो ये संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है बालक बालिकाओं में 6 से 12 वर्ष की आयु के बीच। और चौथा जो है वो है जिज्ञासा की प्रबलता। इस उम्र में बालक 6 से 12 वर्ष के बीच में उम्र में बालक क्या करता है, नई नई चीजों के संपर्क में आता है और जो भी चीज उसे दिखती है वो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है, उसका पूरा परिचय प्राप्त कर लेना चाहता है। तो उसके अंदर बहुत जिज्ञासा होती है, वो हर एक वस्तु को जानने की कोशिश करता है। बड़े हो जाने पर कोई भी व्यक्ति अपने काम से काम रखता है, उससे बाकी चीजों से मतलब नहीं होता, लेकिन जो बालक होता है उसे हर एक चीज के बारे में उसे जानकारी चाहिए होती है, बहुत जिज्ञासु होता है, हर एक चीज के बारे में पूर्ण जान लेने की कोशिश करता है। पांचवा, रचनात्मक कार्यों में आनंद। बालक को रचनात्मक कार्यों में बहुत आनंद आएगा, जैसे कि बगीचे में काम करना या फिर औजारों से लकड़ी का कुछ सामान बनाना, मिट्टी के खिलौने बनाना, तो उसे रचनात्मक कार्य में बड़ा आनंद आएगा। अगर उसे पढ़ने लिखने बोल दो कि बैठ जाओ किताब पढ़ो पाठ पढ़ो तो नहीं पढ़ेगा, लेकिन चित्र बनाने बोल दो, चित्र पढ़ने ढूंढने बोल दो तो वो बड़ा आसानी से करेगा ये काम, ठीक है। तो उन छात्रों को रचनात्मक कार्यों में बड़ा आनंद आता है। छठवां, नैतिक गुणों का विकास। जी हाँ, ये जो आयु 7, 8, 12 तक होती है ना, 7, 8, 9, ये जो आयु है, इन्हीं आयु में नैतिक गुणों का विकास होता है, जैसे कि ईमानदारी, बौद्धिक क्षमता, सच्चाई, है ना, आपस में सहयोग, दया आदि भावना। ये जो नैतिक गुण होते हैं, संस्कारिक गुण जो होते हैं, उनकी जो भावना होती है, ये गुण जो होते हैं इसी उम्र में बढ़ते हैं। यानी अगर आप बचपन में 6 से 12 वर्ष के आयु के बच्चों को अगर ईमानदारी सिखा जाए तो हमेशा सिखा रहेगा। तो यही बात जो है बच्चों में होती है, ये गुण देखने मिलता है। और सातवां जो है काम प्रवृत्ति की न्यूनता। बालक अधिकांश क्या करते हैं, 6 से 12 वर्ष के आओ तो बालक क्या करते हैं, अपना अधिकतर समय खेलने कूदने इन सब चीजों में बिताते हैं, सोने में, खेलने में, कूदने में, ठीक है। तो उनके पास काम करने का समय नहीं बचता, वो काम करने से बचना चाहते हैं, इसलिए इस उम्र में काम करने की जो प्रवृत्ति होती है वो न्यूनतम कम होती है। बड़े लोग हमेशा काम करना चाहते हैं और छोटे बच्चे काम नहीं करना चाहते, उनमें काम करने की प्रवृत्ति की न्यूनता एकदम कमी होती है। तो इस प्रकार से ये जो विशेषताएं आपके सामने मैंने लिखी है, ये किसकी विशेषताएं हैं, बाल्यावस्था की विशेषता है। एक विशेषता लिखो, उसमें थ्योरी लिखो, दूसरा लिखो थ्योरी लिखो, तीसरा उसकी थ्योरी। तो इस प्रकार से आप उदाहरण सही जो मैंने समझा आप लिख सकते हो, अपनी समझ से भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं देगा। तो बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की आयु तक माना जाता है और इस आयु की कुछ खास विशेषताएं हैं। कौन सी विशेषताएं हैं, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, संग्रह करने की प्रवृत्ति, सामाजिक गुणों का विकास, जिज्ञासा की प्रबलता, रचनात्मक कार्यों में आनंद, नैतिक गुणों का विकास और काम प्रवृत्ति की न्यूनता। तो आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से अपने शब्दों में भी ये लिख पाइएगा, लेकिन ये पॉइंट जो है मेन ये तो होने ही चाहिए। इसके अंदर की थ्योरी आप जैसे लिखना चाहिए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये मेन पॉइंट जरूर लिखिएगा। तो इस प्रकार से बाल्यावस्था की विशेषता हमने पढ़ ली और अब बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो स्टूडेंट्स, अब हम जिन प्रश्नों की बात करने जा रहे हैं उन प्रश्नों में कई प्रश्नों का समावेश है। जी हाँ, 1-2 प्रश्न पढ़कर ही हम ढेर सारे प्रश्न पढ़ लेंगे, यानी हम बात करेंगे पूरी किंडरगार्टन की। इसके रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे आप इनको पढ़कर लिख पाएंगे। मॉन्टेसरी के ऊपर अगर कोई प्रश्न आता है तो इन पॉइंट्स को आप पढ़कर पूरा लिख पाएंगे। तो मैं आपको किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी के बारे में बताने जा रहा हूं, इसके बीच आप डिफरेंस भी, इसके बीच आप अंतर भी, भेद भी जान पाएंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि किंडरगार्टन के ऊपर एक लेख लिखिए, मॉन्टेसरी पर एक लेख लिखिए। तो मैं बता दूं ऑलरेडी कि ऐसा प्रश्न आप बोलोगे कि बुक में तो कहीं नहीं मिल रहा, गाइड में तो कहीं नहीं मिल रहा, तो भाई ये प्रश्न है, किंतु सिर्फ किंडरगार्टन की विशेषता या किंडरगार्टन का लेख नहीं है। किंडरगार्टन क्यों है, किंडरगार्टन की खासियत क्या है, क्या होता है, फायदे क्या हैं, वगैरह वगैरह। वैसे ही मॉन्टेसरी के बारे में सब कुछ, तो इनकी सहायता से लिखना होगा आपको। अब अगर हर एक प्रश्न यहां पर लिखूं और हर एक का उत्तर इतना लिखूं तो समय और बोर्ड कम पड़ जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको सिर्फ एक जनरल आइडिया, और आप भी कितना रटोगे, 4 पेज कैसे रटोगे आप, ठीक है, 4-4, 5 पेज के उत्तर रटे नहीं जा सकते। हमें क्या करना है, कुछ खास पॉइंट्स के माध्यम से हमें उनको समझना है और फिर अपनी भाषा में अपने शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें लिख देना है। इसी से अच्छे नंबर मिलते हैं, याद रखिएगा, रटने से अच्छे नंबर नहीं मिलते। अच्छे नंबर अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी सूझबूझ से प्रश्नों के उत्तर लिखना ही क्या कहलाता है, अच्छे मार्क्स और अच्छी सफलता दिलाता है। तो वही मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर किंडरगार्टन के बारे में जानते हैं। तो देखिए, किंडरगार्टन क्या होता है, शैशवावस्था की स्कूल होती है। अब कभी आपको पूछे तो बता देना भाई किंडरगार्टन कौन सी अवस्था की स्कूल है, शैशवावस्था की स्कूल है। कौन पढ़ता है इसमें, शिशु पढ़ते हैं जो 2 वर्ष आयु के पहले के होते हैं, 4 वर्ष के पहले के आयु के जो बालक होते हैं वही पढ़ते हैं, ठीक है। और ये किस पर आधारित है, ये फ्राबेल की शिक्षा नीति पर आधारित है, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैं यही बता दी आपको डायरेक्टली, एमसीक्यूज भी खूब सारे बन जाएंगे यहाँ से, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बन जाएंगे। तो किंडरगार्टन जो जर्मन भाषा का शब्द है, जी हाँ, किंडरगार्टन जो है ये जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बच्चों का बाग। जी हाँ, ढेर सारे बच्चे एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, समाज से दूर। याद रखिएगा, किंडरगार्टन में समाज से दूर शिक्षा दी जाती है, जबकि मॉन्टेसरी में समाज के बीच में लाकर शिक्षा दी जाती है। इस बात को ध्यान में रखिए।
यहाँ पर किंडरगार्टन में सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक यानी कि इमेजिन करो, यानी कल्पना करो कि ऐसा होता है वैसा होता है, बच्चों को सिखाया जाता है। जबकि यहाँ पर चित्रों के माध्यम से, यहाँ पर तर्क देते हुए छात्रों को सिखाया जाता है। स्कूल में हर चीज का रीजन होता है कि भाई फिजिक्स में ऐसा होता है, भौतिक विज्ञान में ऐसा होता है, तो क्यों होता है, तो वो सब कुछ इसमें बताया जाता है। ठीक है, तो ये मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन के बीच अंतर मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक, तो किंडरगार्टन शब्द का अर्थ होता है बच्चों का बाग, जो कि एक जर्मन शब्द है। ठीक, फ्रॉबेल के विचारों पर आधारित शिक्षा नीति है। जी हाँ, किंडरगार्टन जो है ये फ्रॉबेल के शिक्षा नीति पर आधारित है और खेल एवं गीत के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। किंडरगार्टन में बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं, पहले से शून्य से लेकर 4 साल तक है ना, शून्य वाले तो नहीं जाते हैं, 2 के बाद ही जाना शुरू करते हैं, 1.5-2 के बाद ही जाना शुरू करते हैं। तो उस उम्र में बच्चों को ज्यादा कुछ नहीं समझता है, वो सिर्फ खेल और गोल गोल घूमना, एक के पीछे एक चलना, इस प्रकार के माध्यम से अनुशासन वगैरह सीख पाते हैं, उठना बैठना सब सीख पाते हैं ठीक से। ठीक है, तो खेल एवं गीत के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। और पोएम्स जो है, गीत जो है, कई पुस्तकें छपी है, 50-50 गीत की पुस्तकें छपी हैं जो बच्चों को सीखने में बहुत मदद करती है। खासकर बच्चों के लिए ही लिखी गई है वो, खासकर शैशवावस्था के लिए। और किंडरगार्टन जो है शैशवावस्था की शिक्षा दी जाती है। फिर शैशवावस्था में, शिशु वाले अवस्था में छात्र को, बालक को क्या सीखना चाहिए वही यहाँ पर सिखाया जाता है। तो ये मैंने आपको किंडरगार्टन के बारे में सब कुछ बता दिया। अब कभी आपको किंडरगार्टन की खासियत आए, किंडरगार्टन के कार्य आए, किंडरगार्टन क्या करता है, क्यों होता है, तो सब कुछ आप यहाँ पर लिख पाएंगे। उसके सिद्धांत, उसका विशेषताएं सब कुछ यहाँ पर लिख पाएंगे आप। मैंने पूरी जानकारी यहाँ पर दे दी है। ठीक है, तो आप कुछ भी इससे जुड़ा हुआ है भाई लिख लेना, आप थोड़ा सा और जाकर पढ़ लीजिए, बहुत आसानी होगी आपके लिए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न जो कि मॉन्टेसरी पर। लेकिन मॉन्टेसरी जो है शैशवावस्था के बाद का है, यानी 4 वर्ष से बाद की आयु की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 4 वर्ष से। ठीक, तो मैं बता दूं कि मॉन्टेसरी की विशेषताएं और सिद्धांत दोनों एक ही होते हैं। अगर आपको सवाल आ जाए कि मॉन्टेसरी पद्धति जो है, शिक्षा पद्धति है, उसकी सिद्धांत बताइए, तो भाई वही है, यही। और अगर पूछ दे उसकी विशेषताएं बताइए, तब भी यही। जी हाँ, सिद्धांत और विशेषताएं दोनों एक ही है। मॉन्टेसरी में सिद्धांत और विशेषताएं एक जैसी है, सेम टू सेम लिख कर आ जाना, पूरे आपको उत्तर के मार्क्स मिल जाएंगे, नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके सिद्धांत क्या है। पहली बात तो ये कि स्वतंत्रता के भाव का सिद्धांत है। जी हाँ, इसमें स्वतंत्रता के भाव का सिद्धांत है, यानी बालक को ये नहीं कहा जाता कि ऐसे पढ़ो, उसमें बस कहा जाता है पढ़ो। अब बालक अपने मन से, स्वयं की बुद्धि से सीखता है कि उसे क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर स्वतंत्रता की भावना होती है। ठीक है, स्वतंत्रता के भाव का सिद्धांत होता है, यही इसकी पहली विशेषता है। दूसरा, यहाँ पे बालक को व्यक्तिगत शिक्षण भी दिया जाता है। जी हाँ, कि व्यक्तिगत यानी कि वो खुद का पर्सनल अपनी शिक्षा ग्रहण कर पाए। तीसरा, तार्किक अनुशासन का विकास, तार्किक अनुशासन। जी हाँ, तार्किक यानी कि लॉजिक। अब बच्चों को, छोटे बच्चों को अगर कुछ बोल दिया जाए किंडरगार्टन में कि सूरज गोल होता है, तो बच्चे समझ जाएंगे। पर ये पूछेंगे गोल होता है तो कैसे गोल होता है, बुझता क्यों नहीं है सूरज, या डूबता कैसे है, तो ये इनको लॉजिक चाहिए, इनको तर्क चाहिए यहाँ पर। तो मॉन्टेसरी में भाई हर चीज का लॉजिक जानना जरूरी है। छात्रों को उसके पीछे का नियम, उसके पीछे का जो राज है वो बताना ही पड़ता है, तर्क बताना पड़ता है। तो यहाँ पे तार्किक अनुशासन का विकास है, यानी कि अगर अनुशासन में रहना है तो भाई उसमें के पीछे तर्क, यानी क्यों, अगर आपको पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, हमें एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए तो क्यों चाहिए, इन सब चीजों का जो है जवाब बच्चों को यहाँ पर दिया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है, उसी के साथ पढ़ाई होती है। साथ ही साथ यहाँ पे ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। जी हाँ, जो ज्ञानेंद्रियां होती है हमारी, उस पर काबू पाना, उसको सही ढंग से इस्तेमाल करना, उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी यहाँ पर बच्चों का शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, योगात्मक, संज्ञात्मक हर प्रकार का विकास किया जाता है मॉन्टेसरी में। साथ ही साथ स्व शिक्षा का सिद्धांत है इसमें। जी हाँ, बच्चे को यहाँ खुला छोड़ दिया जाता है, बच्चे को ये नहीं कहा जाता कि इसी तरीके से पढ़ना, कहा जाता है किसी भी तरीके से पढ़ो, बस पढ़ना चाहिए, आपको विषय समझना चाहिए, किसी भी तरीके से समझो। तो यहाँ पर बच्चे को स्वतंत्रता होती है और वो स्वयं से सीख पाता है। तो ये बातें यहाँ पर क्लियर है। मॉन्टेसरी पर ये जो लेख लिखना है, किंडरगार्टन में जो लेख लिखना है, ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। किंडरगार्टन की विशेषताएं, उसके सिद्धांत, उसकी खासियतें यही हैं। और मॉन्टेसरी की विशेषताएं और सिद्धांत सेम टू सेम होते हैं, आप लिख कर आ जाएगा, कोई गलत नहीं दे सकता आपको। तो ये बातें जो है मैंने आपको यहाँ बता दी, प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न क्रमांक 5। और इसमें कई प्रश्न आ गए, सिर्फ 2, 4 और 5 प्रश्न नहीं है, कई प्रकार के प्रश्न आ गए। और भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप पढ़ेंगे और अपनी मदद से, अपने स्वयं की भाषा में, अपने वाक्यों का प्रयोग करते हुए आप क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में।